हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज रहेजा। आज हम स्टार्ट करें इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि आप सबको पता है, मैं इनकम टैक्स में हम इनकम को 5 हेड में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड है पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ हेड है कैपिटल गेन और पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड में से आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस हेड के अंदर जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 22, यानी इस सेक्शन में रेंटल इनकम, यानी रेंटल इनकम मीन्स एनुअल वैल्यू इज टैक्सेबल under the head income from house property if following two conditions are satisfied. First, there should be house property and assessee should be the owner of house property. यानी इस हेड में इनकम तभी टैक्सेबल होगी अगर दो कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। सबसे पहले देयर शुड बी ए हाउस प्रॉपर्टी, यानी एक तो क्या होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग या लैंड अपूरन डेयर टू, यानी हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग या बिल्डिंग के साथ कोई भी ज़मीन जो उस बिल्डिंग के साथ क्या हो, अटैच हो, तो उस ज़मीन को हम बिल्डिंग का ही क्या मानते हैं, पार्ट मानते हैं। लैंड अपूरन डेयर टू का मतलब है भी जो ज़मीन जो बिल्डिंग के साथ अटैच थी वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मकान का आंगन, सब्जी का बगीचा, खेल का मैदान वगैरह। तो पहली कंडीशन क्या थी, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और एसएससी उस प्रॉपर्टी का क्या है, ओनर है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाती है और फिर उस बिल्डिंग को अगर हम किराए पर देते हैं और तो उससे जो भी किराया मिलेगा यानी एनुअल वैल्यू वो टैक्सेबल होगी किस हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। अब टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ दो कैटेगरीज में बांटा गया, एक लेट आउट प्रॉपर्टी, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ऑलवेज क्या होगी, टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक तो रेजिडेंस के लिए हो सकती है यानी खुद के रहने के लिए, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकती है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है तो उसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खुद के रहने के लिए यूज़ हो रही है, रेजिडेंस के लिए, तो उस केस में अगर वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को तो हम क्या मान के चलेंगे, एग्जम्प्ट, और जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी उसको डीम टू बी लेट आउट मानते हुए वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मगर फाइनेंशियल ईयर 1920 से यानी इस प्रोविज़न में क्या किया गया, चेंज किया गया। पहले अगर एक से ज़्यादा मकान किसी एसएससी के पास थे और वो सभी मकान को खुद के रहने के लिए यूज करता था तो उन केसेस में पहले एक मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था, मगर अब इस लिमिट को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। अगर किसी एसएससी के पास एक से ज़्यादा मकान है तो अब 2 मकान को तो वो क्या मान के चलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यानी 2 मकान तक तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जम्प्ट। अगर 2 से ज़्यादा मकान हैं और तो 2 से जितने ज़्यादा होंगे और जो रिमेनिंग यानी रिमेनिंग हाउसेस तो वो डीम टू बी लेट आउट मानते हुए ऑलवेज क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। अब तो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टेकन एज नील इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाई। यानी फाइनेंस एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट में क्या था, हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को हम नील मानेंगे कब, अगर 2 कंडीशंस क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई। सबसे पहले प्रॉपर्टी हैज़ बीन हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में यूज़ किया, यानी स्टॉक इन ट्रेड के रूप में अगर हमने रखा हुआ है तो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील। दूसरा, इट हैज़ नॉट बीन लेट आउट फॉर होल पार्ट ऑफ द ईयर, द बेनिफिट इज एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन फॉर कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम competent authority and for subsequent financial year and property has been held as, यानी एक तो प्रॉपर्टी को हमने स्टॉक इन ट्रेड के रूप में लगा हुआ है, इट हैज़ नॉट बीन लेट आउट, यानी हमने उस बिल्डिंग को
ना तो किराए पर दिया फॉर होल या पार्ट ऑफ द ईयर, दिस बेनिफिट इज एप्लीकेबल। ये बेनिफिट सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगा इन विच सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन फॉर कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड फॉर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। भी हमको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन का सर्टिफिकेट क्या हो चुका है, मिल चुका है। हमने उस प्रॉपर्टी को अभी तक किराए पर नहीं दिया, बल्कि हमने उस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में हेल्ड किया है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, नील होगी। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, और फिर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हाइयर, जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो यानी सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हाइयर, उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवर इज़ लोअर। तो उनको कंपेयर करने के बाद हमारी वैल्यूज़ क्या निकलती है, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्चुअल रेंट रिसीव से, यानी एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किसके साथ किया जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव के। इन दोनों में से जो वैल्यू क्या होगी, हाइयर होगी, तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करने में सबसे पहला स्टेप है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज़ हाइयर। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हाइयर, उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवर इज़ लोअर, जो इन दोनों में से क्या होगा, कम होगा, तो वो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया किसने, ओनर ने, तो वो उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर लेस कर, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लेस करके तो वैल्यूज़ क्या निकलेगी, नेट एनुअल वैल्यू। फिर नेट एनुअल वैल्यू में लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन है। पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, तो यानी नेट एनुअल वैल्यू का कितने परसेंट, 30%। दूसरी डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से क्या करेंगे, तो वो लेस करके तो आपकी क्या निकलाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो यानी तो सबसे पहले क्या निकालनी है, अगर लेट आउट का केस है तो सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज़ हाइयर। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज़ हाइयर, तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, फिर लेस करेंगे तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लेस करके क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू। फिर नेट एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, फिर लेस करते थे इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों चीज़ लेस करके आपकी वैल्यूज़ किसकी होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो लेट आउट का केस था। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमारी जो नेट एनुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, नील। फिर उसमें से लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी क्या होगी, नील। सिर्फ लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम ओनली लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कभी भी इनकम नहीं होगी, ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा। अब म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड, यानी म्युनिसिपल रिकॉर्ड के हिसाब से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पर हम किसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, यानी जो रजिस्टर्ड वैल्यू होती है वही क्या होती है, म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा है फेयर रेंट। फेयर रेंट मीन्स रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनेबल रेंट या रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, यानी जो हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारे आसपास के एरिया में
उस टाइप की जो और प्रॉपर्टी होगी किसी और व्यक्ति के पास, अगर वो उस प्रॉपर्टी को किराए पर दें तो उससे कितना हमें उचित किराया मिल सकता है, तो वो क्या कहलाता है, फेयर रेंट। यानी फेयर रेंट मतलब रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी की सेम लोकेलिटी के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जो किराया रिसीव होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फेयर रेंट कहलाएगा। तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट। इट मीन्स रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी इसका मतलब है भी रेंट की वैल्यू किसके हिसाब से, एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट दैट कैन बी लीगली रिकवर्ड बाय ओनर फ्रॉम टेनेंट, यानी ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जो रेंट निर्धारित किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड रेंट। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट दैट कैन बी लीगली, यानी इससे ज़्यादा रेंट हम कभी भी किराएदार से क्या नहीं कर सकता, ओनर रिसीव नहीं कर सकता। और जो ये स्टैंडर्ड रेंट है वो बड़े बड़े सिटीज़ यानी मेट्रो सिटीज़ में ही क्या है, एप्लीकेबल है। तो बस इससे ज़्यादा किराया क्या नहीं किया जा सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता, तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू बी रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, यानी अगर कोई रेंट रिसीव हो चुका है तो वो भी एक्चुअल रेंट में ऐड होगा। रेंट रिसीवेबल का मतलब है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो उसको हम एक्चुअल रेंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और एक है अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब यानी रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। अगर अनरियलाइज रेंट का मतलब ये जो रेंट ड्यू तो हो चुका है बट अभी तक हमें क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनरियलाइज रेंट। और अनरियलाइज रेंट उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्चुअल रेंट रिसीव। नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स इट मीन्स द टैक्स विच इज़ रिकवर्ड बाय म्यूनसिपैलिटी, यानी म्यूनसिपल टैक्स मतलब वो टैक्स जो म्यूनसिपैलिटी के द्वारा ही क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है। म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा जो टैक्स क्या किया जाता है, लेवी किया जाता है, वो म्यूनसिपल टैक्स है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, जिसको हम हाउस टैक्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं, लोकल टैक्स भी बोलते हैं। इट इज़ अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, यानी इसकी जो डिडक्शन अलाउड है वो पेमेंट बेसिस पर है, पेड अलाउड। अगर वो आउटस्टैंडिंग है, अगर किसी ओनर ने म्यूनसिपल टैक्स पे कर दिया तो डिडक्शन अलाउड है। अगर ओनर ने म्यूनसिपल टैक्स पे नहीं किया यानी म्यूनसिपल टैक्स ड्यू हो चुका है, यानी आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। इट इज़ अलाउड ओनली इफ़ इट इज़ पेड बाय द ओनर, यानी म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन तभी अलाउड होगी अगर ओनर के द्वारा उसकी क्या की गई थी, पेमेंट की गई थी। अगर ओनर ने म्यूनसिपल टैक्स की पेमेंट नहीं की तो उसकी डिडक्शन अलाउेबल नहीं है। इफ़ म्यूनसिपल टैक्स आर गिवन ऑन परसेंटेज बेसिस, अगर कभी कभी आपको म्यूनसिपल टैक्सेस परसेंटेज बेसिस पे गिवन होता है तो हम वो म्यूनसिपल टैक्स ऑलवेज म्यूनसिपल वैल्यूज़ पर के हिसाब से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर म्यूनसिपल टैक्स की परसेंटेज गिवन है तो म्यूनसिपल टैक्स कैसे निकालेंगे, म्यूनसिपल वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ म्यूनसिपल टैक्स, तो उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अलाउड एज ए डिडक्शन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन क्या है, अलाउड है इफ़ लोन इज़ टेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर हमने वो लोन किसके लिए लिया था, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर वो लोन लिया। हाउस प्रॉपर्टी पर्पज़ मतलब चाहे तो कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी चाहे उस प्रॉपर्टी पर्पज़ यानी पर्पज़ मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए या एक्वायर के लिए। अगर किसी ओनर ने 4 पर्पज़ के लिए लोन लिया, चाहे तो हाउस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए या उसको बनवाने के लिए या उसकी मरम्मत कराने के लिए या उसकी पुनर्निर्माण कराने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन क्या है, अलाउेबल है। लोन में भी टेकन, लोन कहाँ से लेना चाहिए, फ्रॉम बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या ट्रस्ट से, फ्रेंड से या फैमिली एक्स्ट्रा। यानी लोन में भी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, फ्रेंड, फैमिली एक्स्ट्रा। एंड इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। जो इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो किस बेसिस पर अलाउड है, ड्यू बेसिस पर। अगर इंटरेस्ट के हमने पे कर दिया तो भी डिडक्शन अलाउड है। अगर इंटरेस्ट ड्यू है यानी नॉट पेबल तो भी डिडक्शन क्या है, अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी जो पेनल इंटरेस्ट है उस पर डिडक्शन अलाउेबल नहीं होगा। तो यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउेबल नहीं है। अब जो लिमिट है, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन की कोई लिमिट नहीं है, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन यानी जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा वो सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, अलाउड है। अगर
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक स्पेशल केस है और एक कुछ क्या है नॉर्मल केस। यानी नॉर्मल स्पेशल केस में अगर लोन इज टेकन और आफ्टर, अगर लोन कब लिया गया था 1/4/1999 के बाद लिया गया है, एंड लोन टेकन प्लस लोन टेकन फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, एक तो लोन कब लिया गया 1/4/1999 के बाद, दूसरा लोन टेकन फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, प्लस इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द इन विच लोन वाज टेकन। अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था तो वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन, यानी जिस ईयर में लोन लिया था उसके 5 साल के अंदर अंदर वो लोन यानी वो मकान क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस केस में इन दोनों तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद जो मैक्सिमम लिमिट अलाउड है इंटरेस्ट ऑन लोन की वो कितना है 2 लाख। अगर और कोई भी केसेस होगा तो मैक्सिमम लिमिट कितने की होगी 30,000 रुपये की। अगर लोन इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं फॉर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितने रुपये तक की है 30,000 रुपीज़ तक की एप्लीकेबल है। एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, अगर पहले वाले किसी लोन की पेमेंट करने के लिए अगर हमने कोई फ्रेश लोन ले लिया एंड अर्लियर लोन वाज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और जो पहले लोन लिया गया था वो हाउस प्रॉपर्टी को के पर्पज़ के लिए लिया गया था, तो देन इंटरेस्ट ऑफ फ्रेश लोन, तो जो फ्रेश लोन पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसकी डिडक्शन अलाउड है एज ए डिडक्शन। यानी अगर हमने पुराने लोन की पेमेंट करने के लिए नया लोन ले लिया और जो पहला लोन हमने लिया था वो हाउस प्रॉपर्टी के पर्पज़ के लिए लिया गया था, तो नए लोन पे आप जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउेबल है एज ए डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, अगर कभी कभी अगर हमने लोन कहाँ से लिया, लोन टेकन फ्रॉम द फॉर्म आउटसाइड इंडिया, तो इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन, तो उसकी डिडक्शन अलाउेबल नहीं है इफ़ TDS नॉट डिडक्टेड ऑन सच इंटरेस्ट, अगर उस इंटरेस्ट पर TDS क्या नहीं किया, डिडक्ट नहीं किया, तो उसकी डिडक्शन अलाउेबल नहीं होगी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या एक्विजिशन इंटरेस्ट, यानी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट या एक्विजिशन इंटरेस्ट, इट मीन्स इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, यानी हमने इंटरेस्ट पे किया मगर अभी तक कंस्ट्रक्शन क्या नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने से पहले जो इंटरेस्ट पे किया गया वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहलाता है। इट इज़ अलाउड, तो उस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन अलाउ है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में फ्रॉम द ईयर इन विच इन कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, यानी उसकी डिडक्शन अलाउेबल होगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। वो इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट करेंगे, जिस उस ईयर से स्टार्ट होगा जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तो यानी जिस ईयर में वो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तो उस ईयर से उसकी डिडक्शन क्या होगी, अलाउेबल होगी। तो ये था चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, तो सबसे पहले 2 कंडीशन, एक तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी में ऐसे उस हाउस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, और हमने अगर उस हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर दिया तो जितना किराया मिलेगा वो एनुअल वैल्यू इस हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, थैंक यू।